हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली पायलट अन्नी में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 आपके सामने लाया हूं। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले कोशिश कीजिए पार्ट 1 कंप्लीट करने का, और पार्ट 1 जब कंप्लीट हो जाए तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव भी कुछ प्रश्न करवाए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक बार थोड़ा सा कल का पढ़ा हुआ रिकॉल कर देते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसे हम रिकॉल कर देते हैं। हमने क्या बताया आपको सबसे पहले कि डोवेराइनर आए थे, इन्होंने क्या दिया था, त्रिक नियम। क्या दिया था, त्रिक नियम, मतलब 3 एलिमेंट को पकड़े थे एक साथ, जिसे हम लोग ट्रायड्स बोले थे। इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट पकड़ा ए बी सी, पहले और तीसरे का एवरेज निकाला। उनका एवरेज जो आया द्रव्यमान, वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता था। यही इन्होंने त्रिक नियम में दिया। दूसरे आए थे आपका न्यूलैंड, इन्होंने क्या दिया था, ऑक्टेव लॉ मींस अष्टक नियम। क्या दिया था, अष्टक नियम। ये क्या बोले थे कि जो संगीत का 8 स्वर होता है वो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म के समान रखता है। ठीक है, और इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को रखा था। तीसरे आए थे मेंडलीव साहब, जिन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी बनाया और तत्वों के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों को पीरियोडिक टेबल में रखा था। ठीक है, तो इनसे भी याद रखना, ये भी परमाणु द्रव्यमान पे था, न्यूलैंड का भी परमाणु द्रव्यमान पे था, और डोबेराइनर का। अब जो चौथे आए थे मोस्ले, आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने ही बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्ले को कहा जाता है। इन्होंने अपने पीरियड को, मतलब पीरियोडिक टेबल को, परमाणु संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे सजाया था। किस आधार पे, परमाणु संख्या। तो अकेले ये मोस्ले साहब तो जो थे, इन्होंने ही सिर्फ परमाणु संख्या के आधार पे सजाया, बाकी तीनों जो थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाए। ठीक है, तो इतना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इन सब के बारे में डिटेल देखा था। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिए। तो आज हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट 2 का टॉपिक। हाँ, तो देखिए, ये जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे जो वर्टिकल ये खड़ा है, ये हमारा कहलाता है रो, जिसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। और इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है उसे कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड्स, आवर्त। ठीक है, तो कितने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स थे, 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7। और ग्रुप कितने हैं, वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप था। ठीक है, अगर हम बात करें मेंडलीव में, उन्होंने 6 आपका पीरियड्स दिया था और 8 ग्रुप दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से क्या क्या इन्होंने बताया। ये पहला जो आपका ग्रुप 1 और 2, ये ग्रुप 1 है, इस तरह से नहीं समझते। चलिए इस पीरियड्स को, ग्रुप को देख लेते हैं। ये पहला ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, ये तीसरा, चौथा, इस तरह से करते हुए यहाँ 12 आया, 13 14 15 16 17 और 18। तो फर्स्ट जो आपका 2 ग्रुप है, इसे हम लोग, ये हमारा होता है एस ब्लॉक। क्या होता है, एस ब्लॉक। 13 से लेकर 18 होता है हमारा पी ब्लॉक, और 3 से लेकर 12 तक होता है डी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो है हमारा कहलाता है एफ ब्लॉक। आई बात समझ में। तो एफ ब्लॉक कहां से कहां होगा, ये 57 58 से लेकर आपका 71, और 90 से लेकर 103, ये हो गया एफ ब्लॉक। आई बात समझ में। तो ये पहला और दूसरा जो वर्ग है ये एस ब्लॉक में आएगा, 13 से 18 वर्ग पी ब्लॉक में आएंगे, 3 से 12 तक वर्ग के डी ब्लॉक में आएंगे, और 58 से 71, 90 से 103 एफ ब्लॉक में आएंगे। तो एस पी डी एफ ब्लॉक आपको क्लियर हो गया, किसे एस ब्लॉक कहेंगे। अब देखिए, हमारा जो एस वर्ग है, ये हमारा पहला और दूसरा एस ब्लॉक है, तो ये हमारा धातु है। ठीक है, एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ धातु पाए जाते हैं, अपवाद में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको छोड़कर। ठीक है, पी ब्लॉक में हमारा क्या होता है, देखिए ये जो जिग जैग लाइन है, आप ये लाइन देख रहे हैं, जिग जैग लाइन, ये वाला इस तरह से, ये हमारा कहलाता है उपधातु। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि उपधातु जो है वो धातु और अधातु को बांटता है। तो उपधातु के राइट साइड में जितने भी हैं ये हमारे अधातु हुए, और लेफ्ट साइड में जितने भी हैं
ये धातु है, मेटल्स है। ठीक है, तो ये जो उपधातु है तो ये पी ब्लॉक में ही आएगा, उपधातु भी पी ब्लॉक में, अधातु भी पी ब्लॉक में, और ये सब क्या है, धातु है। तो ये सब धातु भी हमारे कुछ धातु पी में भी पाए जाएंगे। तो पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें आपसे पूछेगा किस ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु तीनों पाया जाता है। तो पी ब्लॉक में हमारा धातु, अधातु और उपधातु के साथ साथ ये अक्रिय गैस कहलाते हैं। बताएंगे किस ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो अक्रिय गैस भी पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आई बात समझ में। ये जो डी ब्लॉक है इसे संक्रमण धातु या संक्रमण धातु का वर्ग कहा जाता है। ये डी ब्लॉक को संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। ठीक है, और एफ ब्लॉक को कहते हैं हम लोग अति संक्रमण धातु, अति संक्रमण धातु। इसमें अति संक्रमण धातु पाए जाते हैं और इसमें रेडियो सक्रिय तत्व भी आपका एफ ब्लॉक में ही पाया जाता है। आई बात समझ में, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसपीडीएफ ब्लॉक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन ऐसा है जो अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये हमारा किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में। और एस ब्लॉक में होते हुए भी ये क्या है, इसका जगह तो फिक्स नहीं हुआ है, अभी तक फिक्स नहीं है। तो ये अपवाद याद रखिएगा। हीलियम, हीलियम जो है ना, ये अब आपसे एग्जाम में पूछेगा किस ब्लॉक में आता है, तो हीलियम तो आपको दिख रहा है कि पी ब्लॉक में है, लेकिन ये पी ब्लॉक में नहीं होता, क्योंकि हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये 1s2 मतलब s के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है, इसीलिए ये हीलियम भी एक अपवाद है जो s ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये पहला जो ग्रुप है, फर्स्ट सेकेंड, तो पहला ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर इसको छोड़कर पहले ग्रुप के तत्व को कहते हैं हम लोग क्षारीय धातु, अल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल। या फिर इसी ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय पार्थिव धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय पार्थिव धातु। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा ग्रुप 13 है, यहाँ से बोरोन स्टार्ट होता है, बोरोन आपका, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। रुकिए, सारा एलिमेंट हम लिख देते हैं, तब जाकर आपको भी क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अभी हम बीसी तक लिखते हैं ना, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला ग्रुप को हम लोग क्या बोले, क्षारीय धातु। दूसरे ग्रुप को क्या बोले, क्षारीय मृदा धातु। अब ये 13 ग्रुप के हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ध्यान से समझिएगा, बहुत इससे क्वेश्चन निकलेंगे। 13 ग्रुप जो है आपका वो बोरोन फैमिली है, क्योंकि बोरोन से स्टार्ट है तो ये हमारा क्या होगा, बोरोन फैमिली। पूछेगा आपसे कि 13वें वर्ग में, 13 वर्ग में एकमात्र ऐसा उपधातु कौन सा है जो पाया जाता है, तो बोरोन 13वें वर्ग में एकमात्र उपधातु है। ठीक है, 14 वर्ग आपका कार्बन फैमिली है, कार्बन से स्टार्ट इसलिए कार्बन फैमिली बोलते हैं। और पूछेगा आपसे किस वर्ग में अर्धचालक तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम किसमें पाया जाता है, 14 वर्ग में। तो इसी में 14 वर्ग में ही हमारा अर्धचालक तत्व पाए जाते हैं। इस 14 वाले वर्ग में ही, ये 14 हो गया, ये 13, 14, 15, 16, 17, ये 14 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर से लिख देते हैं, 13 वर्ग हुआ, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये 14 वर्ग जो है कार्बन फैमिली है। तो कार्बन फैमिली जो होता है इसका गलनांक उच्च होता है। पूछेगा किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्च होता है, तो कार्बन फैमिली मीन्स 14 वर्ग का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और इसी में ही 14 वर्ग में ही अर्धचालक तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। तो 14 कंप्लीट हो गया। 15 ग्रुप ये किससे स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन से। किससे स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन से, इसीलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। और इसमें देखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस है ना, ये सभी खाद बनाते हैं खाद। तो खाद बनाने वाले ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप 15 को। इसमें खाद बनाने वाला तत्व है, खाद बनाने वाला तत्व पाया जाता है। तो 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन से स्टार्ट है तो नाइट्रोजन फैमिली। खाद बनाते हैं इसके तत्व, इसलिए इसको खाद बनाने वाला ग्रुप भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया 13, 14, 15। अब देखिए 16वां ग्रुप, ये 16वां ग्रुप क्या कहता है, 16, 17, 18। 16 किससे स्टार्ट होता है,
ऑक्सीजन से, तो इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे। जिससे स्टार्ट हुआ वो ऑक्सीजन फैमिली। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 16 वाले जो ग्रुप वाले वर्ग हैं ये अयस्क बनाते हैं। पूछेगा किस वर्ग के तत्व जो हैं अयस्क का निर्माण करते हैं, तो 16 ग्रुप वाले वर्ग या फिर ऑक्सीजन फैमिली दे दे, नाइट्रोजन फैमिली दे दे, तो आपको याद रखना 16 में कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फैमिली जो है अयस्क बनाने वाले तत्व आते हैं। क्लियर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 17 और 18। 17 और 18 इसको हम लोग लिख लेते हैं, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटाइन। तो ये आपका 17 ग्रुप में है। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछेगा किस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं, किस ग्रुप को हैलोजन वर्ग कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। तो ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। नमक बनाने वाला ग्रुप किसे कहते हैं, तो 17 को कहते हैं। किस ग्रुप के तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किस ग्रुप का उच्च होता है, तो 17। तो 17 से हमने 3 प्रश्न बनाया। पहला हाइड्रोजन वर्ग कहा गया, दूसरा नमक बनाने वाला तत्व कहा गया। 17 वर्ग का ही इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, उच्च होता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है तो आपको याद रखना है इसमें किसका किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप यहां याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, दो चीज यहां से पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। बाकी आप इसको सीरीज से लिख दीजिए, क्लोरीन है तो क्लोरीन के बाद फ्लोरीन का होगा, ब्रोमीन का होगा, आयोडीन का होगा, और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लाइन से याद रखना, सिर्फ आपको बंधुता में एक क्लोरीन आ गया है क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा उच्च होता है। तो आपसे एग्जाम में ऑप्शन दे देगा इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन का होता है। तो ग्रुप 17 क्लियर हो गया। अब चलते हैं ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 में क्या क्या है देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरह से आपका ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 वाले वर्ग को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। शून्य वर्ग, अक्रिय गैस, क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। तो इसमें क्या है, ये नोबेल गैस में नोबेल गैस ग्रुप 18 को कहा जाता है। इसमें क्या है कि सभी ग्रुप के जो एलिमेंट है सभी के अंतिम कक्षा में, सभी के अंतिम कक्षा में मतलब अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक्सेप्शन हीलियम। हीलियम के अंतिम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस या इनमें से शून्य वर्ग के किस तत्व में के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम। बाकी सब में कितना होता है, 8 होता है। तो याद रहेगा। तो हमने आपको ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि ये 57 और 89। तो 57 जो आपका लेंथेनम है, 57 जो एलिमेंट है वो क्या है, लेंथेनम। 89 क्या है, एक्टेनाइड, एक्टेनाइड बोलते हैं ना इसको, एक्टिनियम। 57 आप देखिए लेंथेनम है और 89 क्या है, एक्टिनियम। तो आपसे पूछेगा लेंथेनम किस वर्ग किस ब्लॉक में है, तो लेंथेनम जो है आपका ये आपका डी ब्लॉक में है, ठीक है, क्योंकि 57 है। लेकिन आपसे पूछेगा लेंथेनाइड वर्ग, एक्टिनाइड वर्ग किसमें है, तो एफ ब्लॉक में। तो लेंथेनाइड कहां से कहां शुरू होता है, 57 से 71, और एक्टिनाइड आपका 89 से 103। याद रहेगा इसको। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, हम अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ने टाइम 2 सर्कल किए थे, एक है आपका टीसी लिखा हुआ, एक है आपका पीएम को सर्कल किए। क्यों सर्कल किए मालूम है, ये टीसी जो है टेक्टिनियम है और पीएम जो है प्रोमेथियम है। पीएम क्या है, प्रोमेथियम। तो ये दोनों जो एलिमेंट है ना ये प्रकृति में अनुपस्थित है, याद रखिएगा। टेक्टिनियम और प्रोमेथियम दोनों जो है प्रकृति में उपस्थित नहीं है, मतलब अनुपस्थित है, ठीक है। तो अब यहां से प्रश्न बनता है, पहला मानव निर्मित तत्व या कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व, तो क्या होगा, टेक्टेनियम। क्या होगा, टीसी, टेक्टेनियम। आई बात समझ में। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट है, ग्रुप 1 में हमारा कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है।
ग्रुप 2 में कितने एलिमेंट है? 8 है। सॉरी ग्रुप बोल रहा हूं मैं, पीरियड्स में। पहले आवर्त में कितने एलिमेंट है? 2। दूसरे आवर्त में कितने हैं? 8। तीसरे आवर्त में कितने हैं? 8। चौथे आवर्त में देखिएगा तो 18 है। पांचवें आवर्त में भी 18 है। छठा आवर्त में 32 है। और सातवां आवर्त इनकम्प्लीट है, दिख रहा है इनकम्प्लीट। तो जिस पहले आवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त, क्योंकि दो ही एलिमेंट है। दूसरे और तीसरे को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। तीसरे और चौथे में 18 है, इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड, दीर्घ आवर्त। और छठा जो है आपका, उसमें है टोटल 32 एलिमेंट, इसलिए इसको कहते हैं अति दीर्घ आवर्त, लॉन्गेस्ट पीरियड। और सातवां में पूरा कंप्लीट नहीं है, जितने भी एलिमेंट का खोज होता है इसी में आपका फिलअप किया जाता है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड या फिर अधूरा आवर्त बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा किस वर्ग को अधूरा आवर्त कहते हैं? सातवें आवर्त के तत्व को अधूरा आवर्त कहा जाता है। ठीक है, और हमने बताया कि धातु और अधातु को अलग कौन करता है? उपधातु। उपधातु किस वर्ग में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। अब उपधातु कौन कौन है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलियम, पोलोनियम। तो ये सभी आपके क्या है? उपधातु है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, वर्ग 11 जो है ना, पूछा है एग्जाम में, रेलवे में, कि किस वर्ग के तत्व से सिक्का का निर्माण किया जाता है? तो सिक्का धातु वर्ग कहा जाता है ग्रुप 11 को, याद रहेगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा तत्व सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, और सबसे हल्का धातु बोलेगा तो लिथियम, याद रहेगा। और एक चीज, हमने आपको जो 18 ग्रुप बताया, इस 18 ग्रुप का जो निष्क्रिय गैस जिसको कहते हैं, इसका गलनांक सबसे कम होता है। याद रखिएगा कि निष्क्रिय वर्ग में जो है, इसका गलनांक सबसे कम होता है, और सबसे उच्च गलनांक हमने आपको बताया है, अभी हमने पीछे ही बताया है किस वर्ग का गलनांक सबसे उच्च होता है। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, हम नहीं दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे कम गलनांक होता है ग्रुप 18 का, और इसमें भी सबसे कम किसका होगा? हीलियम का। अब आपसे एग्जाम में ऑप्शन दे देगा, इनमें से किसका गलनांक सबसे कम है? दे देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन और क्रिप्टन। तो क्या हो जाएगा? क्रिप्टन का, सॉरी नियोन का, क्योंकि सबसे कम होता है किसका? हीलियम का, फिर नियोन का, फिर क्रिप्टन का। आई बात समझ में? तो इतना आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनता है। इसमें से देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है। और जो ग्रुप वन में हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है, सबको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। पूछता है आपसे क्वेश्चन, इनमें से किसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो याद रखिएगा किसको? ग्रुप 1 का सारा एलिमेंट को, हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, तो यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा आप कमेंट में कीजिएगा, आपका डाउट का सॉल्यूशन हम लिखकर भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, हाँ, अब हम कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका भी यूज आगे आएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। अगर हम आपसे पूछे एल्युमिनियम, 13 होता है, 2, 8, 3, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो इसका कितना हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन? 3। आपसे हम पूछे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होता है? 8, 2 और 6, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 6, क्योंकि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला चलते हैं दूसरा नंबर पर, संयोजकता। देखिए सब पूछता है एग्जाम में, सबको हल्के में आप लोग लेते हैं, और देखिए कितना आसान से क्लियर करेंगे। संयोजकता, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसे तो हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दिए, लेकिन अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को देता है, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही है उसका संयोजकता। जैसे हम आपको लिख दिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, अंतिम कक्षा में 2, 8, 1, मीन्स 1 हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब पूछेगा आपसे कि संयोजकता सोडियम का कितना होता है, तो संयोजकता क्या होगा? आप खुद देखिए कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या करेगा? आपको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तब इसका ऑक्टेट अपना 2, 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 1 है ही, अब संयोजकता भी इसका क्या होगा? 1 होगा। अब हम आपसे जैसे पूछें क्लोरीन 17, 2, 8, 7, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन।
अब संयोजकता पूछेंगे तो ये 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट नहीं करेगा, क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1, तो इसका भी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया कि संयोजकता क्या होता है। अगर हम मान लीजिए आपसे ले ले फास्फोरस, तो फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 15, 2, 8, 5, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, लेकिन संयोजकता बोलेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन देना इसको पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, तो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा वही इसका संयोजकता हो जाता है। फास्फोरस का संयोजकता 3। तो संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, क्लियर हो गया, कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, वो हो जाएगा आपका संयोजकता। अब आपसे मान लीजिए पूछ दें ये नियोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10, तो इसका 2 और 8 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 8 हो जाएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता कितना होगा, अब ये तो 8 अपना अंतिम ऑर्बिट में लेके कंप्लीट किया हुआ है, इसको तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 0। अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों, इसका संयोजकता 0। अच्छा, आपसे पूछेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, अंतिम कक्षा में यही 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कितना होगा, 2, क्योंकि कंप्लीट है पहला ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो संयोजकता इसका भी 0। तो संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लियर। तीसरा हम बताना चाहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, पूछता है एग्जाम में, कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसे तो हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहें, और जितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया उसे संयोजकता कहें। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको यदि हम हटा दें तो बाकी बचा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वही एक कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम 11, 2, 8, 1, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, तो इसको हटा दीजिए, बाकी ये दोनों हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या सोडियम में 10। आपसे पूछ दिया क्लोरीन 2, 8, 7, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हटा दें तो कितना हो गया, 10। आपसे पूछ दिया मान लीजिए ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 2 और 6, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, 6 को हटा दीजिए, अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसको हटा दीजिए, बाकी बचा हुआ कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, मैंने तीनों क्लियर कर दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है वर्ग में, परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हमने एक आपका लूसेंट से लिया है, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो हम लोग क्या है, देखिए इसका तो कंसेप्ट भी हमको मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब उतना कंसेप्ट तो एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे, समय का अभाव है, तो हमने क्या याद किया था, देखिएगा ध्यान से, कि अगर आपसे पूछेगा कि वर्ग, हम सिर्फ वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर याद किए थे, तो परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, बाकी सब घटता है। परमाणु का आकार और परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, धात्विक गुणधर्म ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और इस एक और क्या था, विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। मतलब 3 चीज हमने याद किया था, क्या, परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, बाकी जितना भी है ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तो ये तो हो गया ऊपर से नीचे आने पर। अब लेफ्ट से राइट जाने पर, तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा उसका अपोजिट हो जाएगा, घटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर सिर्फ 3 चीज याद रखे थे, परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, बाकी सब ऊपर से नीचे आने पर देखिए घटता है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे आवर्त सारणी में, बाएं से दाएं जाने पर तो परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म तीनों घटेगा, बाकी सब बढ़ेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा कंसेप्ट से समझ लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट की भी जरूरत है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज, ठीक है। जैसे हम पहला ग्रुप ले लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, छोड़िए 2 ही 3 ले लेंगे, पकड़ा जाएगा। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम नहीं होगा, हाइड्रोजन लिथियम होगा, हलीना का रब से फरिया था, हाइड्रोजन फिर से लिख देते हैं,
हलीना का रब से हटाइए। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो इसका क्या होगा, अगर हम ऑर्बिट बनाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक ऑर्बिट। इसमें कितने ऑर्बिट आएंगे, तो 2 और 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 2 ऑर्बिट आएगा ना। तो पहले ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 2 8 1 मतलब कितना ऑर्बिट जाएगा, 3। तो 1 2 3, तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1, ये 19 है। तो 2 8 8 1 4 ऑर्बिट बनेगा, 1 2 3 4। आप खुद देखिए ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है, परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। खुद दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। तो यही कंसेप्ट है कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्बिट बढ़ रहा है। पहला में एक ही ऑर्बिट था, दूसरा में देखिए 2 ऑर्बिट हो गया, 2 और 1, तीसरा में 3 ऑर्बिट हो गया, चौथा में 4 होगा, पांचवा जो आपका रूबिडियम है इसमें 5 ऑर्बिट होगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसका परमाणु का आकार बढ़ेगा, यही तो है आपका। और लेफ्ट से राइट मान लीजिए, आप ले लीजिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन ले लिए। तो अब आप खुद देखिए सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 1, इसका 3 ऑर्बिट होगा, 1 2 3। मैग्नीशियम का 2 8 2, इसका भी 3 ऑर्बिट होगा। तब कहिएगा सब में, एल्युमिनियम का भी 3 ऑर्बिट होगा, 2 8 3 है तो। सिलिकॉन का भी 3 ऑर्बिट होगा, तब कहिएगा सब में तो 3 ऑर्बिट है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या हो रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी कंसेप्ट क्या है कि सोडियम में कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है। एल्युमिनियम में कितना प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, नाभिक में जो प्रोटॉन है। सिलिकॉन में कितना प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन है। तो अब आप हमको बताइए कि जब सोडियम में 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन है और सिलिकॉन में 14, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो सबके पास तो 3 ऑर्बिट है, तो एटॉमिक साइज तो लग नहीं रहा है, सबका तो लग रहा है सेम है, तो कैसे पता करेंगे। तो अब देखिए सेंटर में सबके पास प्रोटॉन को चेक करेंगे, 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 13 14 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन जैसे ही बढ़ रहा है तो आप देखिएगा इसमें सेंटर का पावर जो है कितना है, 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन 14 प्रोटॉन, यही ना है। तो यहाँ पे सेंटर का पावर क्या होगा, मजबूत किसका ज्यादा होगा, आप खुद बताइए। तो यहां पर आपको ये सोचना है कि जिस भी एलिमेंट का सेंटर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को जो होल्ड करता है या पकड़ता है, वही तो उसका सबसे ज्यादा पावर होता है। मतलब सेंटर का ताकत कब बढ़ेगा, जब वो उसको अच्छे से होल्ड करेगा। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे देखिए पावर बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे इसके में 13 प्रोटॉन है, यहाँ 14 है, तो ये इसको अच्छे से होल्ड करके पकड़ के रखेगा, तो इसका साइज धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब सेंटर ही तो जो है वो इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट को होल्ड करके रखता है। तो सेंटर का ताकत बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से वो पकड़ेगा, और अच्छे से पकड़ेगा तो उसको मतलब नजदीक खींच कर ले आएगा। आप ही खुद सोचिए, किसी को जोर से पकड़ रहे हैं तो उसको नजदीक ला रहे हैं खींच कर, तो यहाँ पावर बढ़ रहा है तो साइज कम हो रहा है। देख रहे हैं, इसका पावर 12 हो गया, इसका पावर 13 हो गया, सिलिकॉन का 14 हो गया। तो पावर बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसका साइज को धीरे धीरे छोटा करते जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, जो ज्यादा अच्छे से उसको होल्ड किए हुए है, उसका साइज छोटा करते जा रहा है। तो परमाणु का आकार लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर आपका जाएगा। आई बात समझ में। तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर तो सिंपल दिख गया कि बढ़ रहा है, और लेफ्ट से राइट जाने पर अगर समान है तो हम उसके प्रोटॉन की संख्या को देखें, और प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है तो जैसे जैसे वो प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है तो उसको वो अच्छे से होल्ड करने का ताकत, मतलब न्यूक्लियस में उसका ताकत बढ़ते जा रहा है, तो होल्ड अच्छे से करेगा। तो जिस कारण से वो होल्ड अच्छे से करेगा, तो यहाँ प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है तो उसका साइज धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको क्लियर कर दिए परमाणु का आकार क्या होता है। दूसरा हम आपको क्लियर कर देते हैं क्या, धात्विक गुणधर्म, मेटालिक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म, कैसे धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। तो एक चीज याद रखिएगा, धात्विक गुणधर्म कब बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियस का दूरी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा अच्छे से, लूज नहीं करेगा जल्दी से। जैसे मान लीजिए हम ऊपर से ले लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन के पास 1 है, लिथियम के पास 2 होगा, सोडियम के पास 3 होगा। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा में हाइड्रोजन का 1, लिथियम के पास 2 1,
सोडियम के पास 2 और 2 8 और 1। तो अब हमको बताइए यहाँ पर कि सोडियम के पास 2 8 1 है, तो सोडियम क्या रहेगा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिथियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तो इलेक्ट्रॉन सबके अंतिम कक्षा में एक ही है। तो याद रखिएगा, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से लूज करेगा वो उतना ही अच्छा धात्विक गुणधर्म मेटालिक कैरेक्टर होगा। आई बात समझ में? तो जिसके पास ज्यादा ऑर्बिट है वो अच्छा मेटालिक है। मतलब अब इसके पास एक ही है, आप खुद सोच के देखिए, आपके पास एक आम है, किसी के पास 2 आम है, किसी के पास 3 आम है, तो कौन सोचेगा कि हम एक आम दे दे भी तो कोई दिक्कत नहीं है? ये वाला जिसके पास 3 गो है, मतलब जिसके पास 3 ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। और जिसके पास एक ही आम है तो वो देने से सोचेगा ना, ये वो आम मेरे पास है, हम दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो जिसके पास ऑर्बिट कम है वो इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगा ना दे, जिसके पास ऑर्बिट ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को हमने बताया, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल। तो ऊपर से नीचे आने पर देखिए क्या हो रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा था, तो परमाणु का आकार जब बढ़ेगा तो ऑर्बिट बढ़ेगा, और ऑर्बिट बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा और उसका मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा होगा। मतलब ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? यही चीज लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। सोचने वाला चीज है। देखिए कैसे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो सोडियम के पास 2 8 1, मैग्नीशियम के पास 2 8 2, एल्युमिनियम के पास 2 8 3, सिलिकॉन के पास 2 8 4, यही होगा। तो अब जिसके पास एक है तो ये तो बहुत जल्दी एक्साइटेड रहेगा देने के लिए कि एक हमको तो एक ही देना है, एक दे के ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा। तो सबसे ज्यादा देने में इलेक्ट्रॉन को कौन इंटरेस्ट रखेगा, सोडियम। मैग्नीशियम के पास 2 है तो इससे थोड़ा सा ये कम रहेगा। एल्युमिनियम के पास 3 है तो सोचेगा 3 है मेरे अंतिम कक्षा में, हमको 3 देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा उससे कम इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जिसके पास सबसे कम है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वो देने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। ऊपर से नीचे क्या था, सब में सेम था, इसलिए हमने आपको वहां पे 2 लॉजिक बताया कि ऑर्बिट अगर कम है तो वो कम सोचेगा देने के लिए, ऑर्बिट ज्यादा है तो देने में कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ क्या है कि आपका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तो सोडियम सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा मैग्नीशियम, उससे कम होगा एल्युमिनियम, उससे कम होगा सिलिकॉन। तो लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुणधर्म क्या होगा, घटेगा। तो इतना कंसेप्ट है, आपको इतना लेकर याद करने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? अब तीसरा नंबर पर हम देख लेते हैं आपका संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर पे देखिए संयोजकता। संयोजकता, अब आप बताइए हमको खुद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो संयोजकता क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वही। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। तो सबके अंतिम में 1 है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो संयोजकता सबका 1 है, मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता सबका समान है। आई बात समझ में? ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता सबका समान है। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट चेक कर लेते हैं। लेफ्ट से राइट देखिए क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चेक कर लेते हैं। देखिए सोडियम का कितना है, 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7। अब आप बताइए संयोजकता किसको कहते हैं। हम समझा दिए कि जो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करेगा वही उसका संयोजकता होगा। तो इसका 1 है अंतिम कक्षा में, तो सोडियम का क्या संयोजकता 1 होगा। मैग्नीशियम का ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका 2 होगा। एल्युमिनियम का 3 होगा, सिलिकॉन का 4 होगा। अब देखिए फास्फोरस के पास 5 है तो 5 तो देगा नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तब 5 तो देगा नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 होगा। इसके पास 6 है तो ये 2 लेगा। क्लोरीन के पास 7 है तो 1 लेगा। तो आप क्या देखें कि स्टार्टिंग में 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ा, फिर 4 के बाद क्या हुआ, घटते चला गया। तो आपसे पूछेगा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता पहले 1 से 4 बढ़ता है फिर घटता है। तो बढ़ेगा और घटेगा, ऑप्शन ऐसा रहेगा तो मारेंगे। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या था, सब में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा।
तो संयोजकता समान था ऊपर से नीचे आने पर, और लेफ्ट से राइट जाने पर 1 से 4 बढ़ा फिर घट गया। क्लियर? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सेम ऐसा ही बोलेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आप बात करेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोले थे? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब आप बताइए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इसका अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अंतिम कक्षा में एक, सोडियम का एक, पोटेशियम का एक, रुबिडियम का एक, तो सबके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने पर समान रहेगा। जब संयोजकता समान है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान होगा। लेफ्ट से राइट जाने पर देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो सोडियम का 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7। तो अब आप हमको बताइए कि यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहला में 1 है, दूसरा में 2, तीसरा में 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7। तो देख रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त में क्या होता है? बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आने पर समान रहता है। तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लियर कर दिए। तो आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है? तो एक बार हम आपको सब रिकॉल कर देते हैं, सिर्फ इसको इस लॉजिक से याद रखिएगा। किस लॉजिक से? कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता, परमाणु साइज और उसका धात्विक गुणधर्म, 3 चीज बढ़ता है, बाकी सब घटता है। देखिए संयोजकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर भिन्न भिन्न लिख दिया ना, आपको तो समझाएं। 1 से 4 जाने पर बढ़ा था, फिर घट गया था, और ऊपर से नीचे आने पर समान था। परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर देखे थे घटा था, और ऊपर से नीचे आने पर दिखाए थे उसका ऑर्बिट बढ़ा था तो बढ़ते चला गया था। धात्विक गुणधर्म बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। अधात्विक गुणधर्म बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है, और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ठीक है? नाभिक का आवेश याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्युत धनात्मकता और ऋणात्मकता देख लीजिए। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, यही बताएं, और नीचे से बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। तो सारा का कंक्लूजन यही निकला कि आपको सिर्फ याद करने का तरीका सिर्फ ये होना चाहिए कि परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। 3 चीज सिर्फ बढ़ता है, परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म, बाकी सभी क्या होता है? घटता है। अब यही लेफ्ट टू राइट में देख लीजिए, तो जिसका परमाणु का आकार ऊपर से नीचे बढ़ा था उसका देखिए वो घट रहा है, तो बाकी सब क्या होगा? बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा ना। तो जो सेम ऊपर से नीचे आने पर होगा उसका अपोजिट हो जाएगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो इसी लॉजिक के साथ याद रखिएगा। हमने कंसेप्ट भी दे दिया आपको कैसे याद रखना है। और एक चीज, एलिमेंट को याद रखिएगा किस वर्ग में कौन सा एलिमेंट है। इसके लिए हम कुछ आपको ट्रिक दे देते हैं, देखिए ध्यान से। ऊपर से जो पहला ग्रुप है इसमें हो जाएगा आपका हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद, ठीक है? दूसरा आपका इसमें क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आपको याद इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है? 13 ग्रुप में आपको याद रखना है बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 13 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन सा है? 14 ग्रुप में कौन कौन सा है? तो कहे शिव जी सुने पार्वती, मतलब कहे शिव जी और सुने पार्वती, ग्रुप 14। 15 में आपको याद रखना है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये भी बोल सकते हैं, या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, जो लॉजिक से आपको याद करना है, ठीक है? 16 में आपका होगा ओ स्टाइल से टी शर्ट पहनो, ओ स्टाइल से टी शर्ट पहनो, ठीक है? 19 नंबर ग्रुप 17 का हो जाएगा जो हेलोजन वर्ग है, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आता है, फालतू क्लास में यहाँ पे साइलेंट है, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आता है, क्लियर? और ये हो जाएगा, ये तो सीधे आपको याद रखना हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ठीक है? तो आपको ग्रुप में कैसे याद रखना है ये हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है, कोशिश कीजिएगा इसको याद करने का। अच्छा, इसमें हम आपको एक चीज और समझाना चाह रहे हैं, छोटा सा है, समय देखिए थोड़ा सा लंबा हुआ वीडियो बट बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए।
तो थोड़ा सा देखिए, कुछ हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा, ग्रुप नंबर दे देगा और वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ देगा। तो आप याद रखिएगा, ग्रुप नंबर से ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। कैसे? देखिए, आपको जैसे हमने दे दिया सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 2 8 1। तो यहां पर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। तो अगर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये किस ग्रुप का होगा? पहले ग्रुप का। हमने क्या बताया? ग्रुप नंबर से या संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो उससे आप ग्रुप नंबर बता सकते हैं। जैसे सोडियम किस ग्रुप में है? आपसे पूछ देगा सोडियम किस वर्ग में है? आपसे पूछ देगा आपसे पूछेगा जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम किस ग्रुप में है? तो मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए 2 8 2। तो 2 8 2, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। तो ये किस ग्रुप में होगा? सेकंड ग्रुप में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर आप निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? संयोजी इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। अब कहिएगा कि हमको बताइए इसका क्लोरीन का। तो क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 2 8 7, तो कहिएगा 7 ग्रुप में है। नहीं, जब भी आपका 1 और 2 रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन तब वही ग्रुप होगा। लेकिन अगर 1 2 से ज्यादा है, यदि 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, अगर 3 4 5 6 7 8 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो कुछ नहीं करना है, उसमें 10 जोड़ देना है, वही ग्रुप नंबर होगा। तो जैसे क्लोरीन, क्लोरीन आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। तो ये 2 से ज्यादा है तो इसमें 10 जोड़ देंगे, तो 10 + 7 क्या हो जाएगा? 17 ग्रुप में है ना क्लोरीन, हेलोजन का 17 ग्रुप में। अब आप जैसे मान लीजिए ले लिए ऑर्गन, ऑर्गन का कितना होता है आप ही बताइए? ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो 2 8 8 हो गया। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है। तो 1 और 2 से ज्यादा है, इसमें 10 जोड़ दीजिए, मींस ये 18 ग्रुप में है। तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फास्फोरस, फास्फोरस 15 है तो 2 8 5। तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, और 1 और 2 से ज्यादा है तो 10 जोड़ दीजिए, इसमें 15 ग्रुप में जाकर चेक कीजिए कि आपका फास्फोरस है या नहीं। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब हम लोग आवर्त फाइंड करेंगे, कैसे? पीरियड्स निकालेंगे। तो आवर्त निकालने के लिए आपको ऑर्बिट से निकल जाएगा, कितना ऑर्बिट है। जैसे हम मान लीजिए कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 8 8 2 कितना आवर्त हो गया? 1 2 3 4। तो कैल्शियम जो है चौथे आवर्त में, चेक कीजिए, चेक करते हैं। चलिए, तो कहाँ गया कैल्शियम? है चौथा आवर्त में, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त में ये कैल्शियम। तो जितना ऑर्बिट की संख्या उतना आवर्त। आया बात समझ में? देखिए ध्यान से, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितना? 8। तो 2 और 6 कितना ऑर्बिट? एक ऑर्बिट में 2 रहेगा और दूसरे ऑर्बिट में 6, मतलब 2 ही ऑर्बिट है। तो 2 ऑर्बिट मतलब ऑक्सीजन देखिए दूसरे आवर्त में है कि नहीं? ऑक्सीजन पहला आवर्त, दूसरा आवर्त में ऑक्सीजन है कि नहीं? यहाँ पे है दूसरे आवर्त में। तो जितना ऑर्बिट की संख्या है उससे आपका निकल जाएगा क्या? आवर्त। नहीं, एक और ले लेते हैं। मानिए हम ले लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना? 14, 2 8 10 और 4 कितने ऑर्बिट? 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, मतलब 3 ऑर्बिट, मतलब 3 पीरियड में है आपका सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन तीसरे पीरियड में है, 1 2 3, है ना, तीसरे पीरियड में सिलिकॉन। तो कंक्लूजन यही निकला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर फाइंड हो गया, किस ग्रुप में है, और आपका ऑर्बिट से क्या निकल गया? पीरियड, आवर्त। एकदम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है, पूछ सकता है, कोई दिक्कत? तो हमने आपका पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आपको यदि इसमें कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग जाकर हमारा पार्ट 1 देखिए, और कोई दिक्कत रहेगा तो जरूर मेंशन कीजिए। हम ये पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ये एनसीईआरटी रिलेटेड वीडियो है, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।